नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो 6 से लेकर के 12 तक की जो एमसीक्यू की सीरीज हम कर रहे हैं जियोग्राफी की एनसीईआरटी की, उसका ये आज 9th सेशन है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसमें से पहला कथन है, पंजाब हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है। और जो तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे 2 सही होगा, 3 सही होगा। अब पंजाब हिमालय जो है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित नहीं है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो पंजाब हिमालय जो है सतलुज और सिंध नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, जबकि कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओनली 2 and 3 इज करेक्ट। पंजाब हिमालय लाइज बिटवीन सतलुज एंड सिंध, नॉट काली रिवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज रिवर्स डिपॉजिट ग्रेवल इन Bhabar region. Second statement is the Tarai region lies to the south of the Bhabar and is marshy. Third statement is the Bhabar region is composed of the older alluvial and is characterized by gravelly soil. आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। भाबर क्षेत्र में नदियां गुटका यानी कंकड़ के नीचे कंकड़ का निक्षेप करती हैं, जिससे नदियां जो है यहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं। इसके दक्षिण में तराई क्षेत्र स्थित है, जो दलदली और नम क्षेत्र होता है। और भाबर क्षेत्र जो होते हैं वो पुराने जलोढ़ से बने होते हैं, जिसमें कंकड़ मृदा पाई जाती है। सारी चीजें पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचे हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज पश्चिमी घाट सतत हैं और उन्हें केवल दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। स्टेटमेंट 3 इज पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट से अधिक है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई जो है वो पश्चिमी घाट से अधिक नहीं है, वो क्या है, कम है। तो ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचे हैं, जिनकी औसत ऊंचाई कितनी है, 900 से लेकर 1600 मीटर है, जबकि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर तक की है। पश्चिमी घाट सतत हैं और उन्हें केवल दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। सो यहाँ पे 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड इज नॉट करेक्ट। क्यों, वो आपने एक्सप्लेनेशन में देखा। क्वेश्चन नंबर 4 है, consider the following statement. Statement 1 is the Aravalli range extend from Gujarat to Delhi. Second statement, the Aravalli range is highly eroded and fragmented. Third statement is the Aravalli range is located on the eastern edge of the peninsular plateau. आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो 1 and 2 is correct only. थर्ड स्टेटमेंट जो कि है अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी किनारे पर स्थित नहीं है, ये आप मैप से भी जान सकते हैं अच्छी तरीके से। अरावली पर्वतमाला गुजरात से दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई और यह बहुत अधिक अपर्दित और खंडित है। दूसरा इसमें दिया गया है, यह प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम किनारों पर स्थित है, न कि पूर्वी किनारों पर स्थित है। सो यहाँ पे केवल 1 और 2 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, थार का मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के पूर्वी किनारों पर स्थित है। दूसरा है, लूनी नदी थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है। और तीसरा है, थार मरुस्थल में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे थार का मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के पूर्वी किनारे पर स्थित नहीं है। किस किनारे पर स्थित है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो थार मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के पश्चिम किनारे पर स्थित है, न कि पूर्वी किनारे पर। सो जो स्टेटमेंट 1 है वो रॉन्ग हो जाएगा। और लूनी नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है और यह अरावली पर्वतमाला से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। थार मरुस्थल में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जिससे यह भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओनली 2 and 3 इज करेक्ट। थार डेजर्ट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न एज ऑफ द अरावली रेंज नहीं होगा। किस रेंज में होगा, तो हमने अभी एक्सप्रेशन में देखा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वन स्टेटमेंट इज चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट। थर्ड स्टेटमेंट इज चिल्का लेक इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो लोकेटेड इन वेस्ट कोस्ट ये नहीं सही है। ठीक है, वो किस कोस्ट पे है, तो पश्चिमी तट पे तो नहीं स्थित है ना, चिल्का पूर्वी तट पे स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओनली 1 and 3 इज करेक्ट। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि ओडिशा में स्थित है
और यह पूर्वी तट पर स्थित है, न कि पश्चिमी तट पर। इसी वजह से कथन 2 गलत हो जाएगा और यह महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। इसका प्रशासनिक मुख्यालय कोच्चि में स्थित है और पिटली द्वीप पर एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका प्रशासनिक मुख्यालय कोच्चि में स्थित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो कोच्चि में नहीं है तो है कहाँ पे? तो लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों का बना समूह है और यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका प्रशासनिक मुख्यालय कोच्चि में नहीं बल्कि कहाँ है? कवारत्ती में है। और पिटली द्वीप पर एक क्या है? पक्षी अभ्यारण्य भी स्थित है। सो 1 and 3 इज करेक्ट, 2 इज नॉट करेक्ट। ये कोच्चि नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, कवारत्ती होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर फॉर्म्ड मेनली ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटीज। Statement second is this Iceland group is located in the Bay of Bengal. Third statement is the climate here is of the equatorial type. आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निर्माण ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण हुआ है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और भारत के रणनीतिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण क्षेत्र में आता है। यहाँ की जलवायु कैसी है? विषुवतीय प्रकार की है, जहाँ गर्म और आर्द्र मौसम बना रहता है। सो स्टेटमेंट 1, 2 and 3 डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है, गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरा कथन है, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और तीसरा कथन है, कावेरी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। आपको बताना है कि कावेरी नदी किस तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है या पूरब की तरफ बहती है। अगर वो पूरब की तरफ बहेगी तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, और अगर पश्चिम की तरफ बहेगी तो अरब सागर में गिरेगी। ठीक है, लेकिन कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नदी कौन सी है? गंगा है। कितने किलोमीटर? 25-25। कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और कावेरी नदी भी पूर्व की ओर बहती है, ना कि पश्चिम की ओर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल वलय द्वीप का उदाहरण है। दूसरा है, प्रवाल रोधिका मुख्य रूप से गर्म और उथले जल में विकसित होते हैं। तीसरा है, प्रवाल वलय द्वीप हमेशा कैसे होते हैं? वो स्थलीय होते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे जो दिया गया है एटॉल और ऑलवेज टेरेस्ट्रियल, ये सही नहीं होगा। क्या सही होगा? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो बैरियर रीफ का एक उदाहरण यानी प्रवाल रोधिका का एक उदाहरण है। और प्रवाल मुख्य रूप से गर्म और उथले समुद्री जल में विकसित होते हैं। प्रवाल वलय द्वीप हमेशा स्थलीय नहीं होते, बल्कि ये जलमग्न भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, ऑलवेज टेरेस्ट्रियल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बने हैं। दूसरा है, उत्तरी मैदान की उत्पत्ति हिमालय के गिरिपाद में लाखों वर्षों के जलोढ़ निक्षेप से हुई है। तीसरा कथन है, यह क्षेत्र कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये जो क्षेत्र है ये कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र नहीं है। तो उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा का बना है और हिमालय के गिरिपाद में लाखों वर्षों तक जलोढ़ निक्षेप से बना है। यहाँ या यह भारत का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। दिस रीजन इज लो पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं होगा, ये हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द breakup of drainage of the Gondwana land. Statement second is it is mainly composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rock. Third statement is the region is completely flat and wide plain area without any hills. यहाँ पे बताना आपको कौन सा सही है। तो यह क्षेत्र पूरी तरीके से सपाट और बिना किसी पहाड़ियों के विस्तृत समतल क्षेत्र नहीं है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना है। यह मुख्य रूप से पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। यह पूरी तरीके से सपाट नहीं, बल्कि इसमें कई पहाड़ियां, घाटियां और पठारी क्षेत्र भी शामिल हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से होता है। ठीक है, सिंधु नदी भारत के लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है। सिंधु नदी का संपूर्ण प्रवाह भारत में ही होता है, ये गलत है,
क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान में भी इसका प्रवाह होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट होता है और यह भारत में लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है। हालांकि इसका संपूर्ण प्रवाह भारत में नहीं होता, या पाकिस्तान से होकर बहती है और अंततः कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। इस वजह से ऑप्शन 3 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना नदी इलाहाबाद में गंगा में मिलती है। और तीसरा है घाघरा, गंडक और कोसी नदियां प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो घाघरा, गंडक, कोसी नदियां प्रायद्वीपीय भारत से कहाँ निकलती हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी जो है गंगोत्री हिमानी से निकलती है, और यमुना नदी इलाहाबाद में, जिसको कि अब प्रयागराज कहते हैं, गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी नदियां नेपाल हिमालय से निकलती हैं, प्रायद्वीपीय भारत से नहीं निकलती हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट, ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रायद्वीपीय नदियां मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती हैं, ठीक है, और प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय की नदियों की तुलना में लंबी और गहरी होती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियां अधिकतर पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में बहती हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय की नदियों की तुलना में लंबी और गहरी कैसे हो सकती हैं, जब वो केवल रेनफॉल पे ही डिपेंड करती हैं, है ना? तो ऑप्शन 2 यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 दिया है वो नहीं सही होगा। 1 एंड 3 इज करेक्ट। प्रायद्वीपीय नदियां मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती हैं और अधिकतर पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। ये नदियां हिमालय की नदियों की तुलना में छोटी और कैसी होती हैं? छिछली होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु जल संधि के अनुसार भारत सिंधु नदी के संपूर्ण जल का 20% उपयोग कर सकता है। और तीसरा है, सिंधु नदी का अधिकांश भाग पाकिस्तान में बहता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, और सिंधु जल संधि कब हुई? 1960 में हुई थी। उसके अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कुल 20% जल का ही उपयोग कर सकता है। सिंधु नदी का अधिकांश भाग कहाँ बहता है? पाकिस्तान में बहता है। सो 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। दूसरा स्टेटमेंट है, हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तीसरा स्टेटमेंट है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। गंगा नदी की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यमुना है, घाघरा है, गंडक है और कोसी है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को असम में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा का हिस्सा है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से नहीं जाना जाता है। ऑप्शन 1 एंड 3 इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और शांगपो नाम से इसे तिब्बत में जाना जाता है, असम में नहीं जाना जाता। देखिए, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और असम में इसे ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। तो इस तरह से जो फैक्ट होते हैं इनको बिल्कुल क्लियर करके चलिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब स्टेटमेंट में प्रश्न होते हैं तो इस तरह से हमें लगता है कि नहीं नहीं सब सही सही है, लेकिन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना, उनको समझना और उसके बाद फिर आंसर करना, ये एक प्रोसेस होता है किसी भी प्रश्न को हल करने का। और इसको बिल्कुल बना के रखिए, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा गंगा के साथ मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओनली 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रायद्वीपीय नदियां अधिकतर पश्चिमी घाट से निकलती हैं। गंगा नदी दक्कन के पठारी भाग से होकर बहती है। और नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो गंगा नदी दक्कन के पठारी भाग से होकर कहाँ बहती है ना? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 1 एंड 3। प्रायद्वीपीय नदियां अधिकतर पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूरब की ओर बहती हैं। गंगा नदी दक्कन के पठारी भाग से नहीं बल्कि हिमालय से निकलती है। नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओनली 1 एंड 3। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से बना है। दूसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट है सुंदरबन डेल्टा मुख्य रूप से भारत में स्थित है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो सुंदरबन का डेल्टा मुख्य रूप से भारत में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से बना है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और इसका एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश में स्थित है, न कि केवल भारत में। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पे ये 20 क्वेश्चन की जो पूरी एक सीरीज थी वो कंप्लीट हुई। तो सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में प्लीज़ कमेंट करिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा। चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही जो एमसीक्यू की पूरी सीरीज है, जैसे कि अभी तो हम जियोग्राफी कर रहे हैं, इसके बाद फिर हिस्ट्री पे आएंगे, फिर साइंस, मतलब जितनी भी एनसीईआरटी की पूरी एमसीक्यू की सीरीज है वो हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है। और बाकी दूसरों को शेयर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।